गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो चैप्टर हमारा पूर्ण हो चुका था इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप अपनी बुक्स निकाल लें और इसमें अभ्यास प्रश्नों के लिए अलग से आप अपनी एक कॉपी में नोट करते जाएंगे, उसको अलग से कॉपी में करेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला आपका प्रश्न देखो, बहुचयनात्मक प्रश्न है पहला कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, इसके अंदर ऑप्शन ए में दिया गया है आपको हम्बोल्ट, एक भूगोलवेता हैं जिनका नाम दिया गया है हम्बोल्ट, और दूसरा भूगोलवेता है कार्ल रिटर, तीसरे भूगोलवेता हैं रेटजेल और चौथे भूगोलवेता हैं हंटिंगटन। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा और देखेंगे। प्रश्न हमारा है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। सबसे पहले अब हम्बोल्ट की बात करेंगे तो हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेता थे, पीछे हमने पढ़ा था। हम्बोल्ट हैं वो जर्मन भूगोलवेता हैं। कार्ल रिटर हैं, ये भी जर्मन भूगोलवेता हैं। रेटजेल जो हैं ये भी जर्मन भूगोलवेता हैं। और जो हंटिंगटन हैं ये अमेरिकन भूगोलवेता हैं। हंटिंगटन कहाँ के थे? अमेरिका के। तो पहले तो आपको इनका स्थान मालूम होना चाहिए। हम्बोल्ट हैं वो जर्मनी के हैं, रिटर हैं वो भी जर्मनी के हैं, रेटजेल हैं वो भी जर्मन भूगोलवेता हैं, और हंटिंगटन कहाँ के हैं? अमेरिकन भूगोलवेता हैं। इसके बाद में देखो हम्बोल्ट के बारे में आपने देखा था, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा था कि हम्बोल्ट ने भूगोल में अध्ययन के दो उपागम दिए थे। एक क्रमबद्ध उपागम हमने पढ़ा था और एक है वो प्रादेशिक उपागम, हमने कक्षा 11 में अध्ययन किया था। और दोनों का यहीं से संबंध है। हम्बोल्ट के द्वारा तो कौन सा उपागम दिया गया है? क्रमबद्ध उपागम। भूगोल के अध्ययन में कौन सा उपागम दिया गया है? हम्बोल्ट के द्वारा भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन का उपागम दिया गया है, और रिटर के द्वारा जो है वो प्रादेशिक अध्ययन का उपागम दिया गया है। ये प्रादेशिक अध्ययन पर जोर देते हैं, और जो हम्बोल्ट हैं ये क्रमबद्ध अध्ययन पर जोर देते हैं। इसके बाद में जो रेटजेल हैं, इनको रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक। और इसी के साथ साथ रेटजेल जो हैं ये राजनीतिक भूगोल के जनक भी हैं। राजनीतिक भूगोल के भी क्या हैं? ये जनक हैं। और जो हंटिंगटन हैं, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र थे, इस विषय क्षेत्र में दो भागों में बांटा था। ये अमेरिका के हैं, और हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा था। एक हमने पढ़ा था भौतिक दशाएं, यानी विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक तो भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, और एक इन्होंने क्षेत्र बताया था मानवीय अनुक्रियाएं, मानवीय अनुक्रिया। तो इन चारों ऑप्शनों पर हम बात करेंगे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और चारों में देखो आपको और क्या क्या चीज़ याद करनी है। प्रश्न केवल अपना इतना ही था कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। इसी के साथ साथ आप देख लेंगे, केवल अगर आपको पूछा जाए कि मानव भूगोल का जनक, केवल मानव भूगोल का जनक है वो पाल विडाल डी लाप्लास। प्रश्न अगर अपना आता है मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है पाल विडाल डी लाप्लास। और इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न सीधा ही दे दिया जाता है कि ब्लास का पूरा नाम लिखिए। और ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे।
संभववाद की विचारधारा इन्होंने दी थी, तो इनको केवल मानव भूगोल का जनक, इनको किसका जनक कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? पाल, विडाल, डी लाप्लास को। और आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है जर्मन भूगोलवेता रेटजेल को। और अगर केवल आपको भूगोल का जनक पूछे, केवल और केवल शब्द आपको क्या दिया जाता है? भूगोल शब्द दिया जाता है। भूगोल का जनक कौन था? हिकेटियस, हिकेटियस कहा जाता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। तो इस पर्सन के साथ साथ आप इतनी चीज़ें और याद करेंगे। हमबोल्ट हैं, ये जर्मनी के हैं। रेटर भी जर्मनी के हैं। रेटजेल हैं, वो भी जर्मनी के हैं, जर्मन भूगोलवेता हैं। और हंटिंगटन कहाँ के हैं? अमेरिकन भूगोलवेता हैं। पर्सन का उत्तर हमारा कौन सा होगा? रेटजेल, क्योंकि पर्सन क्या पूछा गया था कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख लेंगे कि हमबोल्ट, इन्होंने क्रमबद्ध उपागम दिया था भूगोल के अध्ययन का। रेटर ने प्रादेशिक उपागम दिया था। और जो हंटिंगटन है, इस हंटिंगटन ने अपने ही चैप्टर में है पहले में ही कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था। हंटिंगटन ने 2 प्रकार से अध्ययन करने के बारे में बताया था कि एक भौतिक दशाएं और एक मानवीय अनुक्रिया। भौतिक दशाओं के रूप में और मानवीय अनुक्रियाओं के रूप में क्या किया जाता है? मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ आप देख लेंगे कि मानव भूगोल का जनक, दोनों शब्दों में डिफरेंस कर लेंगे। मानव भूगोल का जनक पाल, विडाल, डी लाप्लास को। और इसके लिए भी हमने पहले चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा जो मानव भूगोल का विकास हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, जो 20वीं सदी में जाकर के लगभग सभी देशों में फैल गया था। सभी देशों के अंदर इसका विस्तार हो चुका था। और केवल भूगोल का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। तो पहले पर्सन का उत्तर आपका रेटजेल होगा। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। बुक्स ले लें आप अपनी, और बुक्स में दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, 2 शब्द आए थे। मानव कैसा है? चंचल है। तो चंचल मानव और अस्थायी जो पृथ्वी है, इस अस्थायी पृथ्वी के बीच में जो संबंध बदल रहे हैं, जो परिवर्तनशील संबंध हैं, इन संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रेटजेल। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? रेटजेल दिया गया है। अब आपको रेटजेल के बारे में देखना है। रेटजेल कहाँ के थे? अभी पीछे हमने बात की थी, जर्मन भूगोलवेता हैं। और रेटजेल क्या है? प्रकृतिवादी। रेटजेल किस प्रकार के भूगोलवेता थे? प्रकृतिवादी, जिसको हम नियतिवादी भी कह सकते हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा के जनक, या नियतिवादी या निश्चयवादी। नियतिवादी, या इसको क्या कहा जा सकता है? निश्चयवादी भी कहा जा सकता है। तो ये रेटजेल थे। रेटजेल ने जर्मन भूगोलवेता हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। किस प्रकार की विचारधारा दी थी? निश्चयवादी विचारधारा दी थी। और उन्होंने क्या बताया था रेटजेल ने? मानव और धरातल के बीच में इनकी जो परिभाषा थी मानव भूगोल की, उसमें हमने क्या देखा था? रेटजेल ने कहा था कि मानव और जो धरातल है, मानव और धरातल के बीच पारस्परिक जो संबंध हैं, पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट जो अध्ययन है वो ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो ये तो रेटजेल की बात है। दूसरी है इसमें एलन शैम्पुल। दूसरी कौन सी है? भूगोलवेता है एलन शैम्पुल है। और ये एलन शैम्पुल कहाँ की हैं? अमेरिका की भूगोलवेता हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। इसके बारे में आपको और बताया था। रेटजेल की क्या है? ये शिष्या। रेटजेल की क्या है? ये शिष्या। इसी के साथ आपको इसके बारे में और बताया था मैंने कि ये जो प्रकृतिवादी या नियतिवादी जो विचारधारा है, इसके कट्टर समर्थक हैं। नियतिवादी जो विचारधारा है, इस नियतिवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थी कौन? एलन
एलन शैम्पुल की परिभाषा में हमने देखा था कि चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील जो संबंधों का अध्ययन है, इसी को मतलब क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये किसकी परिभाषा थी, एलन शैम्पुल की परिभाषा थी। एक देखो है बलास, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, बलास। यहाँ से आपका एक पर्सन मैंने आपको बताया था, इनका पूरा नाम क्या है, पाल विडाल डी ला बलास। और कहाँ के भूगोलवेता हैं ये, फ्रांस के भूगोलवेता। कहाँ के थे, फ्रांस के। मानव भूगोल का सबसे ज़्यादा विस्तार भी कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और मानव भूगोल के जनक भी किसको कहा जाता है, पाल विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। इसके बारे में आपको और याद आया होगा, इन्होंने कौन सी विचारधारा दी थी, संभववाद। कौन सी विचारधारा दी थी, संभववाद की विचारधारा दी थी। और इस संभववाद की विचारधारा में पाल विडाल डी लाब्लास ने बताया था कि यहाँ प्रकृति में हर प्रकार की संभावनाएं व्याप्त हैं। मानव अपने विवेक का उपयोग करके प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। इस प्रकार की विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी, पाल विडाल डी लाब्लास के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया था कि इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, परिभाषा देखना क्या दी थी, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है, जीवों के मध्य जो संबंधों का अध्ययन है, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और इसके बाद में एक आपको ऑप्शन दिया गया है, कार्ल सावर भूगोलवेता दिए गए हैं। और इसके बारे में भी लिखाया था कि कार्ल सावर कहाँ के हैं, ये भी अमेरिका के हैं। कार्ल सावर जो भूगोलवेता हैं ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और कार्ल सावर को किसका जनक कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक, जहाँ भी संस्कृति शब्द आएगा वहाँ किसका नाम लिया जाएगा, कार्ल सावर का नाम लिया जाएगा। और संस्कृति क्या थी, संस्कृति से तात्पर्य था कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी मानवीय क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं, मानव के द्वारा जो भी अनुक्रियाएं की जा रही हैं, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। और कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। पहले ऑप्शन में रेडजेल है, दूसरे ऑप्शन में एलन शैम्पुल हैं, तीसरे ऑप्शन में बलास हैं और चौथे ऑप्शन में कौन है, कार्ल सावर हैं। चारों के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। रेडजेल कहाँ के हैं, जर्मन भूगोलवेता हैं। क्या कहा जाता है, प्रकृतिवादी या नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के जनक हैं। परिभाषा क्या दी थी कि मानव और धरातल के बीच, परिवर्तनशील शब्द नहीं लिया था काम में, केवल ये लिया था कि मानव और धरातल के बीच के अंदर जो संबंध है, मानव में और धरातल दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, इस संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। एलन शैम्पुल कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। किसके शिष्य हैं, रेडजेल की शिष्या हैं। और ये भी क्या थी, क्योंकि इनका जो गुरु था वो प्रकृतिवादी था, नियतिवादी था, तो इनकी जो शिष्या हैं वो भी नियतिवादी विचारधारा की कट्टर समर्थक थी। और यहाँ जो आपका पर्सन है वो ये कह रहा है, पर्सन के अंदर देखो ये कह रहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी
पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, अस्थायी या अस्थिर, अस्थायी या अस्थिर। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? एलन शैम्पुल के द्वारा दी गई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? एलन शैम्पुल। ब्लास के बारे में आप देखेंगे तो ब्लास के बारे में एक तो यह है कि इनका पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए। पूरा नाम है पाल विडाल डी लाब्लास। कहाँ के भूगोलवेता हैं? फ्रांस के भूगोलवेता हैं। कौन सी विचारधारा के जनक थे? संभववाद विचारधारा के जनक थे। और इसी के साथ साथ ब्लास को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। केवल और केवल किसका? मानव भूगोल का जनक है वो भी किसको कहा जाता है? ब्लास को कहा जाता है। इनकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या थी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इसके ऊपर रहने वाले जो जीव हैं, इन जीवों के बीच में जो संबंध है उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। कार्ल शावर जो हैं ये अमेरिका के भूगोलवेता हैं और इनको सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा एलन शैम्पुल। बाकी आपको चारों ऑप्शंस की परिभाषा बता दी गई है। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न देखो आपका है, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? नव नियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके अंदर आपको पहला दिया गया है गिरफिथ टेलर। गिरफिथ टेलर। और हमने पढ़ा था एक तो था नियतिवाद और एक था नवनियतिवाद। गिरफिथ जो टेलर हैं कहाँ के भूगोलवेता हैं? अमेरिका के भूगोलवेता। कहाँ के हैं? अमेरिका के। कौन सी विचारधारा दी थी इन्होंने? नवनियतिवाद की। विचारधारा कौन सी दी थी? नवनियतिवाद की। या इनको रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है। रुको और जाओ, रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दे रखा है ब्लास। अभी हमने बात की थी कि जो ब्लास है इन्होंने विचारधारा कौन सी दी थी? संभववाद की। बहुत बार इसमें बात कर ली है, फ्रांस के भूगोलवेता हैं। तो ब्लास ने कौन सी दी थी? संभववाद की। एक है मैकिंडर, ये ब्रिटेन के थे। मैकिंडर कहाँ के थे? मैकिंडर हैं ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने नगर नियोजन का सिद्धांत दिया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। ब्रिटेन के हैं। कौन सा सिद्धांत दिया था? नगर नियोजन का सिद्धांत है वो मैकिंडर के द्वारा दिया गया था। और एक है हर्बर्टसन। और ये हर्बर्टसन भी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। हर्बर्टसन भी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। प्रश्न क्या है आपका कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक। तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? गिरफिथ टेलर को। नवनियतिवाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? गिरफिथ टेलर को। इसको नवनियतिवाद भी कह सकते हो और रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसके बाद में देखें चौथा प्रश्न है कि निम्न में से चौथा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? तो आप देखिए फ्रांसीसी भूगोलवेता, अलग अलग प्रकार के भूगोलवेता आपको मैंने आधुनिक जो काल था, मानव जो भूगोल है, इस मानव भूगोल का विकास क्रम हमने पढ़ा था 3 चरणों में। एक प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास पढ़ा था, मध्य काल में पढ़ा था और आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास क्रम पढ़ा था। तो आधुनिक काल में जो मानव भूगोल का विकास क्रम पढ़ा था उसमें लगभग सभी भूगोलवेताओं के आपको मैंने नाम लिखाए थे। उसमें आप देखेंगे, देखो सबसे पहले दे रखा है ब्लास। ब्लास कहाँ के थे? वही हैं ब्लास, पाल विडाल डी ला ब्लास। कहाँ के थे? फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। फिर लिख रखा है जीन ब्रुन्स हैं, यही ब्रुन्स। और ये ब्रुन्स भी कहाँ के थे? फ्रांस के। ब्रुन्स भी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। एक डिमांजिया हैं, डिमांजिया। और डिमांजिया भी कहाँ के भूगोलवेता थे? फ्रांस के भूगोलवेता थे।
और एक है रिटर, जो भी हमने पहले पर्सन में बात की थी, कार्ल रिटर। पूरा नाम क्या है इनका? कार्ल रिटर। और कार्ल रिटर कहाँ के भूगोलवेता हैं? जर्मन भूगोलवेता। पर्सन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? तो अपना आंसर कौन सा आएगा? कार्ल रिटर, क्योंकि ये कौन से भूगोलवेता हैं? जर्मन भूगोलवेता हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम बताइए। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक हमने पढ़े थे, और त्रिसंतुलन घटक में हमने देखा था कि एक तो मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक में कौन सा घटक है? जैविक घटक। दूसरा हमने पढ़ा था अजैविक घटक, और तीसरा हमने पढ़ा था सांस्कृतिक घटक। कौन सा घटक पढ़ा था हमने? सांस्कृतिक घटक। तो इसका जवाब क्या आएगा कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक कौन कौन से हैं? एक जैविक है, अजैविक है और एक सांस्कृतिक है। इसके बाद में छठा नंबर का प्रश्न है आपका रेट जेल की पुस्तक। तो रेट जेल की पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी। रेट जेल की पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी। इसके बाद में सातवां प्रश्न है कि संभववाद की विचारधारा किसने दी? सातवां प्रश्न है संभववाद की विचारधारा। अभी बहुत बार हमने बात कर ली है कि संभववाद की विचारधारा किसने दी है? पाल विडाल डी लाप्लास ने। और कहाँ के भूगोलवेता हैं? फ्रांस के। इसके बाद में है आठवां प्रश्न की प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों की भी हमने बात की थी कि प्राचीन सभ्यता जो हैं कहाँ कहाँ से चली हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र में एक तो है भारत है, चीन है, यूनान जहाँ से भूगोल का विकास क्रम प्रारंभ हुआ था, और इसी के साथ साथ मिस्र है और रोम है। ये मतलब क्या है? प्राचीन भूगोल के प्रमुख केंद्र हैं। प्राचीन भूगोल नहीं, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद में आपका नौवां प्रश्न है कि मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के अंतर्गत हमने वैसे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हमने पढ़े थे। एक तो मानव भूगोल की उप शाखाएं होती हैं। मानव भूगोल की ये उप शाखाएं कौन कौन सी थी वो अलग हैं, और इसके उप क्षेत्र अलग हैं, विषय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ 6 प्रकार की विषय क्षेत्र हमने पढ़े थे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, या इसको हम क्या कह सकते हैं? उप क्षेत्र भी कह सकते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या इसको उप क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हमने एक तो देखो कौन सा देखा था? जनसंख्या भूगोल, यानी जनसंख्या भूगोल नहीं। एक तो कौन सा उप क्षेत्र था? जनसंख्या का था। और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के दूसरा था इसका विषय क्षेत्र प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। एक इसका विषय क्षेत्र पढ़ा था हमने कालिक अनुक्रम। और एक विषय क्षेत्र हमने पढ़ा था दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। आपको 6 प्रकार के विषय क्षेत्र जो हैं वो लिखाए गए थे। दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था ये था उसमें सामाजिक, ये समायोजन व प्रादेशिक संगठन। एक था समायोजन
वह प्रादेशिक संगठन